हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फिनिश करने वाले हैं क्लास 12th के इकोलॉजी यूनिट के तीसरे चैप्टर को, जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सो अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है उसे शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझा। इसके तीन टाइप्स, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इनके बारे में हमने समझा। जेनेटिक डाइवर्सिटी में यानी कि एक सिंगल स्पीशीज़ में जो हाई डाइवर्सिटी शो होता है जेनेटिक लेवल पर, उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। जिसमें हमने एग्जांपल में समझा कि इंडिया के पास 50,000 वैरायटीज़, 50,000 से ज़्यादा वैरायटीज़ प्रेजेंट है राइस की और 1,000 वैरायटीज़ मैंगो की। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो डाइवर्सिटी स्पीशीज़ लेवल पर होती है, जिसका एग्जांपल था वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियन की स्पीशीज़ ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स। देन हमने समझा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में, यानी कि इंडिया का इकोसिस्टम कैसे वेरी करता है नॉर्वे जैसे कंट्री से। क्योंकि इंडिया के इकोसिस्टम में इंडिया के पास क्या है, डेजर्ट्स हैं, रेन फॉरेस्ट है, मैनग्रोव्स है, कोरल रीफ्स है, एक्सेट्रा। फिर हमने समझा हाउ मेनी स्पीशीज़ आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। बेसिकली IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग 2004 में जो उन्होंने बताया है एस्टिमेट, वो ये है कि अप्रॉक्सीमेटली स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ को ऑलरेडी डिस्क्राइब किया जा चुका है। मे बी वो प्लांट या एनिमल हो सकते हैं। और ये एस्टिमेट लगाया गया है कि 20 to 50 मिलियन और स्पीशीज़ को डिस्कवर करना बाकी है। और अगर रॉबर्ट मे की एस्टिमेशन देखी जाए तो उन्होंने कहा है कि ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी 7 मिलियन तक हो सकती है। फिर हमने ये तीन चार्ट्स के बारे में समझा कि कितने परसेंटेज में कितना क्या प्रेजेंट है, जिसका एग्जांपल में यहाँ पर गिवन है कि अगर 70% एनिमल के स्पीशीज़ रिकॉर्डेड हैं और 22% प्लांट्स के स्पीशीज़ रिकॉर्डेड हैं, तो 70% एनिमल के स्पीशीज़ में जो 70% जो प्रेजेंट है वो इंसेक्ट्स हैं, यानी कि हर 10 एनिमल्स में 7 इंसेक्ट्स ही होंगे। देन आगे हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स के बारे में, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बारे में, यानी कि इक्वेटर से पोल की तरफ अगर जाते जाए तो एक स्पीशीज़ रिचनेस कम होती जाती है। स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप के बारे में हमने समझा, जो कि जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया है। फिर द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के लिए स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है वो हमने समझा। डेविड टिलमन ने जो एक्सपेरिमेंट से बताया वो हमने समझा। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो पॉल एलरिच ने दिया, उसे हमने समझा कि यानी एक एयरप्लेन में अगर उसके रिवेट्स को पॉप आउट किया जाए तो वो धीरे धीरे एयरप्लेन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वैसे ही हमारा एनवायरनमेंट है, अगर उसमें से स्पीशीज़ रिचनेस कम होती चली जाएगी तो ये अर्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद हमने लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझा, जो रेड डाटा लिस्ट है जो 2004 में IUCN ने दिया, उसके अकॉर्डिंग जो एक्सटिंक्शंस हुए उसके बारे में हमने समझा। और ये इसमें बताया गया कि लॉन्ग पीरियड में, यानी कि 3 बिलियन ईयर्स से पहले ऑलरेडी अर्थ ने 5 एपिसोड्स देख रखा है मास एक्सटिंक्शन का, और 6th एक्सटिंक्शन हो सकता है, जो कि होने वाला ही है। वो 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है पहले के एक्सटिंक्शन से। यानी कि इकोलॉजिस्ट के माने तो 100 ईयर में सारे स्पीशीज़ अर्थ से वाइप आउट हो सकते हैं, अगर ऐसे ही कंटिन्यू अगर थ्रेट हो जाए स्पीशीज़ के लिए। फिर हमने कॉजेज़ देखे बायोडाइवर्सिटी लॉस के। पहला कॉज था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जो कि एक मेजर कॉज है हैबिटेट लॉस का, जो ईवल क्वार्टेट भी कहा जाता है जिसे, जो 4 कॉजेज़ हैं। पहला हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के बारे में हमने समझा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हमने समझा। एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन्स के बारे में समझा। को एक्सटिंक्शंस के बारे में समझा। और आज जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें समझना है वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। यहाँ पर 3 कैटेगरीज गिवन है, जिसमें से सबसे पहले है नैरोली यूटिलिटेरियन।
नैरोली यूटिलिटेरियन। और ये है कि कंज़र्व करना बायोडाइवर्सिटी को, और ये जो और आर्ग्यूमेंट्स है वो ये बताता है कि बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन पर जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि ह्यूमंस डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर से ह्यूमन काउंटलेस बेनिफिट ले लेता है, चाहे उसे वो सीरियल पल्सेस फ्रूट चाहिए यानी फूड चाहिए, फायरवुड चाहिए, फाइबर चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स चाहिए, तो ये मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के लिए चाहिए, तो वो यूज़ कर लेता है नेचुरल रिसोर्सेज को। मोर देन 25% जो ड्रग्स करेंटली मार्केट में सोल्ड हो रहे हैं जो प्लांट से डिराइव होते हैं, 25,000 जो स्पीशीज़ हैं प्लांट्स के वो यूज़ होते हैं लोगों द्वारा पूरे वर्ल्ड में। इंक्रीजिंग रिसोर्सेज, देखो, विद इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो prospecting, exploring molecular, genetic and species level diversity for products for economic importance। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ही यही है कि अपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए एक्सप्लोर करना, मॉलिक्यूलर लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर, स्पीशीज़ लेवल पर, डाइवर्सिटी पर अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक्सप्लोर करना। तो ये एनॉर्मस बेनिफिट तो है ही नेशंस के लिए। फिर जो दूसरा बेसिकली कैटेगरी है वो है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि बायोडाइवर्सिटी एक मेजर रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में। सो देखो, नेचर जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बायोडाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि नेचुरल सर्विसेज, इकोसिस्टम के सर्विसेज ह्यूमन को चाहिए ही। जो फास्ट डिविडेंडिंग अमेज़ॉन फॉरेस्ट जो एस्टिमेटेड है प्रोड्यूस करने के लिए 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो अप्रॉक्सीमेटली 20% टोटल ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस से अमेज़ॉन से ही मिलता है। और यहाँ पर वैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स कितने कॉस्टली है ये पता किया जा सकता है नेबरहुड हॉस्पिटल में जाके कि ऑक्सीजन कितना वैल्यूएबल है हमारे लिए। पॉलिनेशन, जिसकी वजह से फ्रूट्स और सीड्स फॉर्म होते हैं, तो इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है पॉलिनेटर्स के लेयर को, यानी कि बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स, बैट्स। सो हम देखो यहाँ पर गिवन है कि देयर आर अदर इंटैंगिबल बेनिफिट्स दैट वी डिराइव फ्रॉम नेचर। नेचर से हम लोग काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं, एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू ये स्प्रिंग फ्लावर्स, इन सब के बारे में। तीसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो है एथिकल आर्ग्यूमेंट बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। वो ये है कि मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब के स्पीशीज़ के साथ हम लोग इस प्लैनेट को शेयर करते हैं। स्पिरिचुअली देखा जाए या फिलोसफिकली देखा जाए तो ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि इन स्पीशीज़ का इंट्रिंसिक वैल्यू भी है हमारे लिए और इकोनॉमिक वैल्यू भी है। तो हमारे ये मॉरल ड्यूटी है कि हम लोग इस बायोलॉजिकल लेगेसी को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कंजर्व करें। सो हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें कैसे? दो कंजर्वेशंस दिए हुए हैं, पहला है इन सीटू कंजर्वेशन एंड दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन में ये है कि जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्शन से बच सकते हैं, जिन्हें कंजर्व किया जा सकता है, जो एंडेमिज़म, जो जिनका हाई डिग्री है एंडेमिज़म का मतलब होता है जो स्पीशीज़ एक ही पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं, तो उनको सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बताया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, जिनमें हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज़ रिचनेस है, हाई लेवल है स्पीशीज़ रिचनेस का, और एंडेमिज़म का हाई डिग्री प्रेजेंट है। इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं और 9
सब्सिक्वेंटली और ऐड हुए हैं इस लिस्ट में। जो टोटल हॉटस्पॉट्स बनते हैं वो हैं 34। इन हॉटस्पॉट में हैबिटेट लॉस हो सकता है। सो जो 3 हैं हॉटस्पॉट इनमें से, जो वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय कवर द कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स। ये जितने भी हॉटस्पॉट्स के नाम यहाँ पे गिवन है ये हाई बायोडाइवर्सिटी कंटेन करता है। ऑल्दो जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है अगर उनको टोटल देखा जाए तो ये 2% ही अर्थ का लैंड एरिया लेंगे, लेकिन नंबर ऑफ स्पीशीज़ कलेक्टिवली हार्बर में ज़्यादा है, एक्सट्रीमली हाई, और स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन है ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स टू रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय ऑलमोस्ट 30%। ये ऑनगोइंग यानी जो मास एक्सटेंशन हो रहे हैं जो ऑलमोस्ट 30% गिवन है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं। इंडिया में इकोलॉजिकली यूनिक और बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स प्रेजेंट हैं जो प्रोटेक्टेड है बायोस्फीयर रिजर्व्स की तरह, नेशनल पार्क्स की तरह और सेंचुरीज़ की तरह। इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, 90 नेशनल पार्क्स हैं, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ प्रेजेंट हैं। और हिस्ट्री ऑफ मतलब इंडिया की हिस्ट्री जो है, रिलीजियस हिस्ट्री है, कल्चरल ट्रेडिशंस हैं जो नेचर को प्रोटेक्शन को सपोर्ट करते हैं। बहुत से कल्चर्स में फॉरेस्ट और जो ट्रीज़ है और जो वाइल्ड लाइफ है इनका टोटल प्रोटेक्शन दिया जाता है। ऐसे सैक्रेड ग्रूव्स पाए जाते हैं खासी और जैंतिया हिल्स में जो मेघालय में प्रेजेंट है, अरावरी हिल्स जो राजस्थान में प्रेजेंट है, वेस्टर्न घाट के रीजन्स कर्नाटका और महाराष्ट्र के, और सरगुजा, चंदा और बस्तर एरियाज़ जो मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। मेघालय में सैक्रेड ग्रूव्स को लास्ट रेफ्यूजीज़ है, लार्ज नंबर ऑफ जो बहुत से थ्रेटेंड प्लांट्स और जो स्पीशीज़ प्रेजेंट है उनके लिए मेघालय में सैक्रेड ग्रूव्स है। एक्स सिटू कंजर्वेशन ये होता है कि जो थ्रेटेंड एनिमल्स और प्लांट्स है इन सिटू में तो कंजर्व कर रहे थे जो है बचे खुचे, लेकिन एक्स सिटू में इन थ्रेटेंड एनिमल्स ऑफ प्लांट्स को उस नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर एक स्पेशल सेटिंग में प्लेस किया जाए जहाँ पर उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, उन्हें स्पेशल केयर दिया जा सके। जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स ये एग्जाम्पल्स हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन के, जो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं और उन्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत है। वो जूलॉजिकल पार्क्स में मेंटेन किया जा रहा है उनको। रीसेंट ईयर्स में एडवांस भी हो चुका है एक्स सिटू कंजर्वेशन कि गैमीट्स भी जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ के गैमीट्स हैं उन्हें भी प्रिजर्व करके रखा जाता है फर्टाइल कंडीशन में लॉन्ग पीरियड्स के लिए, ताकि क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स का यूज़ करके लॉन्ग पीरियड्स के लिए उनको प्रिजर्व किया जा रहा है। एग को फर्टिलाइज्ड किया जा सकता है इन विट्रो में और प्लांट्स को प्रोपगेट किया जा सकता है टिश्यू कल्चर के मेथड से। जो अलग अलग जेनेटिक स्टेट के सीड्स प्रेजेंट हैं उन्हें प्रिजर्व करके रखा जा रहा है लॉन्ग पीरियड के लिए सीड बैंक्स में। पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होता बायोडाइवर्सिटी का, और इसके कंजर्वेशन में कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पूरा वर्ल्ड। और जो हिस्टोरिक कन्वेंशन हुआ बायोडाइवर्सिटी का, जो अर्थ समिट रियो दे जेनेरियो में हुआ, वो 1992 में हुआ, जिसमें सारे नेशंस को अप्रोप्रिएट मेजर्स बताए गए कंजर्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन जो उसके बेनिफिट्स के लिए होगा। और एक फॉलोअप भी हुआ वर्ल्ड समिट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ, ये साउथ अफ्रीका में, जिसमें 190 कंट्रीज़ ने प्लेज लिया कि इसे अचीव किया जा सकता है 2010 तक। तो ये एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ करेंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। और इस चैप्टर का जो समरी है उसे रीड आउट ज़रूर कर लेना। सो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। बेसिकली छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे ही चैप्टर में। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है सो थैंक यू वेरी मच। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। और टेस्ट अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस संडे मंथली टेस्ट होने वाले, यानी कि कंबाइंड चैप्टर्स का टेस्ट होगा। सो डोंट फॉरगेट टू अटेंड इट। और इसका लिंक व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है टेस्ट में व्हाट्सएप चैनल पर ही शेयर करती हूँ,
और ये लिंक प्रेजेंट है हमारे इसी चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में। सो मेक श्योर यू जॉइन द लिंक एंड अटेंड द टेस्ट्स ऑल्सो। और इसके पार्ट्स अगर कवर अप नहीं किए हैं सो कवर अप कर लेना। हियर द चैप्टर एंड्स। थैंक यू वेरी मच।